इंडिया हैज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ बिग मिलिट्री, इंडिया साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। तो उनको जिस तरह यूरोप को छोटे छोटे मुल्क हैं तो उनको एक कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होती है, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया की ख्वाहिश ये कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता। और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है। वो कहता है कि मैं बनूंगा दूसरी या पहली इकोनॉमी दुनिया की। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारतीय सेना से डरते हैं। उनमें से 2 बार हारी हुई पाकिस्तान और एलएसी पर दौड़ दौड़ कर पीटी गई चीन की पीएलए शामिल है। लेकिन अब चीन की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत का पहला मिलिट्री बेस बनकर तैयार। हमारे आइडियाज जो हैं वो सबके सब मियां साहब ने कहा मेरे थे, वो मोदी जी ने जो है फॉलो करके और इकोनॉमी कहीं पहुंचा दी, वरना हम ये सब कुछ कर चुके होते अगर उन्हें ना हटाया गया होता। मेरा ख्याल है पेट खराब होगा मियां साहब का, जब ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। मुझे तो इसमें कोई सीरियस बात नहीं लगती। खाबे वाबे आके खाए होंगे, सिरी पाया का शौक है उनको, गैस हो गई होगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं बैकी बैकी वो। और यार जाने दे आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि यूरोप जैसे कंट्री को हमेशा एक सिक्योरिटी या फिर कहे कि हमेशा एक ऐसे कंट्री की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमेशा उनको सिक्योर कर सके। अब इसी चीज़ के अंदर अंदर जब नाम आता है अमेरिका का, कि अच्छे खासे यूरोपियन कंट्री को यहाँ पर यूएस जो है वो सिक्योरिटी देता है। नॉट सिर्फ कि यूरोपियन कंट्री को, अगर आप बात करें साउथ कोरिया की, अगर आप बात करें जापान की, अगर आप बात करें दूसरे कई सारे एरिया है जहाँ पर अपने बेस बनाने की, तो वहीं सारी जगहों पर यहाँ पर मतलब कि अमेरिका के बेस यहाँ पर मौजूद है। अब मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर इतना स्ट्रांग होता है कि चाइना को भी पीछे छोड़ता है, तो डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज ये सोचेंगे। और यूरोपियन कंट्री इसीलिए भी सोच सकते हैं कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो चाइना की तरह कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। वो अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी प्रोमिस होंगे, रिटर्न प्रोमिस होंगे, उसकी वैल्यू करेंगे और इसीलिए इसी सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नॉट सिर्फ कि यूरोपियन कंट्री, बट ये भी हो सकता है कि ये जो सारे कंट्रीज़ है, मतलब कि ये सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कंट्रीज, मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, वो सारे कंट्रीज़ को भी इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ बिग मिलिट्री, इंडिया साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। तो उनको जिस तरह यूरोप को छोटे छोटे मुल्क हैं तो उनको एक कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होती है, जो इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है। और वो जो डिटरेंस है वो दैट कीप्स इंडियाज ऑप्शंस ओपन, दैट कीप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ओपन, और वो एक ऑटोनमस रोल प्ले करता है। सो ऑटोनमी, जिससे एक लफ्ज़ हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, सो इंडिया गोज फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बिकॉज उन्होंने दे हैव ऑलरेडी डन वर्क। और ये रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट हैं। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिया को अगर ये सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो अब आप देखें कि इंडिया कहाँ चला जाएगा। पाकिस्तान के पास तो हर रोज़ एक चैलेंज बढ़ जाता है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर, एक वक्त हुआ करता था कि जब अमेरिका पाकिस्तान को कोई डिफेंस इक्विपमेंट दिया करता था तो इंडिया बीइंग अ नॉन अलाइंड कंट्री उसी वक्त शोर डाल देता था और अमेरिका को देना पड़ता था वो चीज़ें भी इंडिया को। ऑलमोस्ट एक बैलेंस चलता था। लेकिन आप देखें जितने एडवांस लेवल पे पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका चले गए हैं, एक तो अमेरिकन भय कर रहे हैं, दूसरा इंडिया के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद है। उतना हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद है जो बेसिकली इस सारे डिफेंस जो इकोसिस्टम है इसको एम्ब्रेस कर सकता है। आपकी जो कैपेसिटी है दैट जो चाइना है वो डिक्टेट करना चाहता है, या वो उसकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया को चलाए, उसका वर्ल्ड ऑर्डर चले और वो पहली इकोनॉमी बने। तो इस पर साउथ एशिया का कंट्री जो कि उसको टफ टाइम दे रहा है, और वैसे तो एक दूसरे के राइवल्स हैं दोनों, लेकिन इंडिया इकोनॉमी में वहां पर है कि अगर चाइना को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया की ख्वाहिश ये कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता। और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है। वो कहता है कि मैं बनूंगा दूसरी या पहली इकोनॉमी दुनिया की, द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये
इसीलिए मैंने कहा कि इतनी सादा सी बात नहीं है। अगर कोई इकोनॉमी की रेटिंग्स आती हैं तो वो हमें ये बताती हैं कि इस वक्त अगर आप देखें तो जहां कंट्रीज जो है वो जंग में फंस चुके हैं, तो हमें इंडिया एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि उसकी अभी भी अपनी तमाम तर तवज्जो इकोनॉमी पर है। अगर आप इस पे जरा गौर करें तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी, इंडियन गवर्नमेंट की। वो जंग में ये तो बता रहे हैं कि वो किसके साथ हैं और उसके ऊपर उनकी खबरें भी आती हैं, उनका जो स्टैंड है वो भी आ जाता है, लेकिन वो उसमें प्रैक्टिकली दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है किसी जंग में दुनिया की। और इस सिलसिले में उनकी अभी भी खबरें जो आ रही होती हैं इंडिया की तरफ से वो यही है कि जी इकोनॉमी इस नंबर पर पहुंच के ये होने जा रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारतीय सेना से डरते हैं। उनमें से 2 बार हारी हुई पाकिस्तान और एलएसी पर दौड़ दौड़ कर पीटी गई चीन की पीएलए शामिल है। लेकिन अब चीन की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत का पहला मिलिट्री बेस बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद तय हो गया कि भारत अब दुनिया में चीन को घेरने की शुरुआत कर रहा है। दरअसल नई दिल्ली अब मॉरिशस के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और संयुक्त विकास के लिए पोर्ट लुइस के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत आईएनएस शारदा भी पोर्ट लुइस में रुका है। जहाज के पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक के कर्मी अगले 3 दिनों में संयुक्त बंदरगाह और समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर एक संयुक्त अभ्यास में शामिल होंगे। जो इकोनॉमी के प्लान्स उन्होंने बनाए थे वो तो भारत ने चोरी कर लिए, वो तो मतलब वो लोगों ने फॉलो कर लिया और वो अपनी इकोनॉमी कहीं ले गए। वो प्लान असल में नवाज शरीफ साहब के थे। मैं बड़े मुअद्दबाना तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल फारिग है और उनके एडवाइजर भी सारे फारिग हैं। हजूर अगर जान की अमान पाऊं अर्ज करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, अब अंदाजा लगा लें कि जवाहरलाल नेहरू का दौर कौन सा था और आपका कौन सा प्लान चोरी हुआ है चांद पे जाने वाला। मियां साहब कैसी बातें करते हैं आप, जोक ना करें, आप लतीफे ना बोला करें। मुझे लग रहा है कि आप लंदन से कॉमेडी शो लेकर पाकिस्तान आ गए हैं कि हमारे प्लान जो है चोरी करके भारत चांद पे चला गया, चंद्रयान बना दिया उन्होंने। कैसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं। सर उन्होंने कहा ये इकोनॉमी के सारे आइडियाज जो हैं वो सबके सब मियां साहब ने कहा मेरे थे, वो मोदी जी ने जो है फॉलो करके और इकोनॉमी कहीं पहुंचा दी, वरना हम ये सब कुछ कर चुके होते अगर उन्हें ना हटाया गया होता। मेरा ख्याल है पेट खराब होगा मियां साहब का जब ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। मुझे तो इसमें कोई सीरियस बात नहीं लगती। खाबे वाबे आके खाए होंगे, सिरी पाया का शौक है उनको, गैस हो गई होगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं बैकी बैकी वो। और यार जाने दे आप। The question is, the Indians already who are in the US, they are contributing so much into the American economy and they are contributing so much into the system that they have already become an asset. अब बार बार एक ही बात आती है जी कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी कैबिनेट में या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ठीक है, कैमला हैरिस को देख लें, ऋषि सोनक की तो बात ही नहीं की जाती है एज वो चलो इंडियन टच उनका है तो पाकिस्तानी टच, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं हैं उनको कि वो हमारे हैं। इंडियन मानते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, पाकिस्तानी मानते नहीं हैं। खैर वो एक और टॉपिक है। सो ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि एक एम्बिशियस हैंडशेक है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और अमेरिका का भी। जितना ज़्यादा अमेरिका इंडिया के करीब होता है, इट मीन्स उतना ज़्यादा वो चाइनीज़ थ्रेट को सीरियस ले रहे हैं।